नकुल जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरह का सर एक मॉडल छिंदवाड़ा का है, कमलनाथ जी के लिए एक मिशन रहा। आज भी उनकी आंखें 30 साल के नौजवान की तरह चमक उठती हैं जब बात छिंदवाड़ा की होती है। कितना चुनौतीपूर्ण भी होता है कि आपको एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र मिला है जो देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल माना जाता है विकास की अगर हम बात करें। आपने सही कहा कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को एक मिशन मानते हैं। सन 1980 में जब वो छिंदवाड़ा आए थे तो छिंदवाड़ा भारत के टॉप 10 पिछड़े जिले में छिंदवाड़ा की गिनती होती थी। आपको जानकारी भी होगी कि इंदिरा गांधी जी ने अपने तीसरे पुत्र के रूप में कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा दिया। उस दिन से छिंदवाड़ा उनके लिए आज तक मिशन बना रहा। पिताजी के लिए छिंदवाड़ा जरूर मिशन है, मेरे लिए छिंदवाड़ा परिवार है। बचपन से लेके आज तक छिंदवाड़ा के अलावा घर पे जब चर्चा होती है तो छिंदवाड़ा की चर्चा होती है, और मैं छिंदवाड़ा के हर एक वासी को अपना परिवार का सदस्य मानता हूं। और जितना प्रेम और विश्वास छिंदवाड़ा के लोगों ने मेरे परिवार के प्रति दिया है, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। इस सफर को शुरू करने के पहले, जैसे आप किसी ऐसे बल्लेबाज के बाद बैटिंग करने उतरे जिसके बड़े मजबूत रिकॉर्ड्स हैं, तो एक प्रेशर आता है कि अब ये जनता जो मेरे सामने है ये भी सेंचुरी की उम्मीद मुझसे करेगी, ये भी एक आतिशी बल्लेबाजी की उम्मीद मुझसे करेगी। लेकिन मैं आपको देखता हूं तो आप बड़े कूल हैं, शांत रहना, कम बोलना, इनके बीच में दिल में मन में बातें तो उठती होंगी, विचार उठते ही होंगे कि क्योंकि आप अपने पिता से जब प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वो बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में ये भी रहता है कि कैसे आगे बढ़ना, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ ऐसा करूं कि उनके नाम पर कोई बात उठे। तो ये दबाव आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरह से इस प्रेशर को आपने मैनेज किया? कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा का 42 साल पुराना रिश्ता है। मुझे अप्रैल में 3 साल पूरे होंगे। 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया, तो जो मैं कर पाया मुझे केवल 1 साल ही मिला। 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, लॉकडाउन लगते रहा, मास्क पहनो, आइसोलेशन में जाओ, ये सब चलता रहा। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं कुछ भी करूं मेरी तुलना डायरेक्ट कमलनाथ जी से होती है। चाहे कोई भी हो, छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो या यहाँ जो बैठे वरिष्ठ हैं, ये सबसे पहले मेरी तुलना कमलनाथ जी से करते हैं। ये अपनी जगह ठीक है, इन्होंने कमलनाथ जी को 40 साल देखा है, उनका कार्य देखा है, उनका काम करने का तरीका देखा है। तो मुझे, जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो फैमिली बिजनेस में था, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। अब क्योंकि अब कोरोना काल कम हो गया है, मेरे दौरे भी छिंदवाड़ा के और बढ़ गए हैं। मुझे एक टर्म तो दीजिए। वो कमलनाथ जी तो 9 बार के सांसद रहे हैं, मैं तो पहली बार का सांसद हूं। कमाल की साफगोई है सर आपकी, और मैं आपको ये ज़रूर भरोसा दिलाता हूं कि सरलता में बड़ी ताकत है। आप सरल हैं, लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि सरलता
कोई चुनौती है। सरल होना ही सबसे कठिन है और आप इस कठिन को सरल बनाकर चल रहे हैं, बड़ी बात है। सर, आपकी जो चुनौती है, जो बड़ी कठिनाई मैं एक और देखता हूं कि आपने जब ये दायित्व संभाला, आपके पिताजी ने जब जिम्मेदारी संभाली थी, तो कांग्रेस का ये वो दौर था, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। और आज आप जिस दौर में थे, वहां आप एक ऐसी टीम के खिलाड़ी थे कि आपने देखा कि आपके बल्ले से तो अर्धशतक निकल गया, 40,000 से ज्यादा से आप जीते, लेकिन पीछे पूरी टीम आउट थी। बड़ी चुनौती थी कि आई एम द लोन मेंबर, मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। मगर कैसा लगा था उस वक्त जब आपको लगा कि आप सिर्फ खुद जीते? बहुत चुनौती थी, बड़ा और बर्डन आया होगा। इसके लिए तो मैं छिंदवाड़ा की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मोदी लहर में छिंदवाड़ा की जनता ने अपना प्यार और विश्वास मेरे परिवार के प्रति दिया। और मुझे याद है जब मैं सांसद चुन के आया तो संसद के बाहर एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि कैसा लगता है कि आप मध्य प्रदेश के एक लौते सांसद हैं। तो मैंने उसे कहा कि बाकी के 28 को क्या हो गए। तो अकेले सांसद होने की से जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। एक लौता कांग्रेस का सांसद होने के नाते प्रेशर तो बनता है थोड़ा। और जब मैं लोकसभा में जाता हूं तो लोग मुझे ऐसे करके देखते हैं, कहते हैं ये है। मतलब कुछ इस तरह देखते हैं, ये है, ये दौर भी है जैसे इंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, जो संकट में होती है प्रजाति, कुछ उस तरह देखते हैं। मैं समझता हूं कि आप जिस मंच पर हैं, यहाँ बहुत सारी बातें आप नहीं कह सकते हैं, जहाँ कहना होगा वहाँ आप ज़रूर कहते होंगे, ऐसा हम सभी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो बातें आप कह सकते हैं, क्योंकि आप एक युवा सांसद हैं, युवा जनप्रतिनिधि हैं, क्या सोच में गलती हो रही है? प्रियंका जी भी उतरी उत्तर प्रदेश में, उम्मीदें थी, नहीं हो पाया। ये होता है राजनीतिक दलों के साथ, अभी कांग्रेस के साथ हो रहा है। इसे किस तरह देखते हैं और ओवरकम कैसे करे कांग्रेस? देखिए, कल के जो परिणाम आए थे वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी निराशाजनक परिणाम थे। आज मैं छिंदवाड़ा की बात कर सकता हूं, मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूं। आज मेरे कई कार्यकर्ता बैठक थे, मैंने सब कार्यकर्ताओं से बात की, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिससे मेरी बात हुई है, उसका मनोबल नहीं टूटा, बल्कि सब ने कहा कि इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है। तो मैंने पूछा क्यों? अब हम 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए और भी मजबूती से और भी ताकत से तैयारी करेंगे। ये एक आपने पॉजिटिव नोट पर जो बात कार्यकर्ताओं से अपनी रैंक एंड फाइल के साथ चर्चा में आपने महसूस की है, निश्चित तौर पर बात निराशा से शुरू हो लेकिन उम्मीद पर ख़त्म हो, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ऑप्टिमिज्म है वो झरने की तरह निरंतर बहता रहे। मुझे ये भी बताइए कि अभी आपके आने के पहले हमने कुछ जनप्रतिनिधियों से, सीनियर लीडर्स से बात की और कुछ आपके छिंदवाड़ा के युवा उद्यमियों से भी बात की। छिंदवाड़ा का एक पेस सेट हो गया,
आप मध्य प्रदेश के दूसरे जो बहुत अच्छे टाउन हैं उनको टक्कर देते हैं। चुनौतियां भी हैं, आप अब जिन स्थितियों में हैं वहाँ कुछ चुनौतियां भी हैं। आप किस तरह देखते हैं इनसे ओवरकम करने के लिए? क्योंकि अब आपको प्रधानमंत्री से भी मिलकर अपनी बात कहनी होगी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से मिलकर भी अपनी बात कहनी होगी, केंद्रीय मंत्रियों से भी छिंदवाड़ा के लिए झोली फैलाकर विकास की बात करनी होगी। और ये सब कुछ मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। जब से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश से गई और जब भाजपा की सरकार आई, छिंदवाड़ा में अनेकों विकास कार्य प्रोजेक्ट्स जिनको स्वीकृति मिल गई थी, वो धीरे धीरे करके वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में इन्होंने सब प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जीरो कर दी या आधी कर दी। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि हमारा छिंदवाड़ा का मास्टर प्लान 2 साल से रुका पड़ा है। इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भोपाल में बैठी भाजपा की सरकार हमारे छिंदवाड़ा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर हम बात करें अपनी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की, तो 1200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली हुई थी। 1200 बेड से घटकर इसे अब 200 बेड की फंडिंग दी जा रही है। हमारा छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी जो मेरा सपना था, उसकी फंडिंग काट के 1/4 कर दी गई है। तो केवल स्टेट की सरकार ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो योजना है सबसे कम हमारे छिंदवाड़ा में लागू हो रही है। सर मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी को लेकर एक बात ये बराबर कही जाती है कि वहाँ अब युवाओं की उस तरह से सुनवाई, हालांकि जो आपकी सरकार थी उसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत मजबूत था, लेकिन कुछ संवादहीनता जैसी स्थिति के आरोप, एलिगेशंस हमेशा आते रहे। अरुण यादव जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, कम्युनिकेशन और बढ़ना चाहिए। हमने अजय सिंह जी से भी पूछा कि अरुण यादव पूर्व पीसीसी चीफ ऐसा कहते हैं, उन्होंने कहा हाँ कम्युनिकेशन बढ़ना चाहिए। संवाद एक बहुत बड़ी ताकत है, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। आपको लगता है कि इसे और बढ़ाए जाने की जरूरत है पार्टी में? मैं उनके बात से सहमत हूं। कम्युनिकेशन आज के तारीख में बहुत जरूरी है। आज कोई बात छिपती नहीं है। आप कुछ कहेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, घर पहुंचने से पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पे वो वायरल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। जिस दिन मैं उनसे बात नहीं करता, अगले दिन सवेरे उनका फ़ोन आ जाता है कि तुमने कल फ़ोन नहीं किया। तो इन्होंने जो बात कही है अजय सिंह जी ने और सचिन यादव जी ने, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस, खास करके मध्य प्रदेश कांग्रेस, एकजुट होकर 2023 का चुनाव जीतने जा रही है। राहुल गांधी जी से आप जब दिल्ली में मिलते हैं, उनके बारे में ये दावा बराबर सामने आता है कि बहुत बहुत सरल है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसीलिए राजनीति की बिसात पर जो मोहरें बिछी हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। हम लोग तो दूर बैठे हैं,
आपका परिवार, आपके पिताजी और खुद आप बहुत नज़दीक से नेहरू गांधी परिवार को देखते हैं। राहुल गांधी की शख्सियत के बारे में कुछ हमें बताइए ईमानदारी से। वो मेरे ही जैसे सरल स्वभाव के हैं और ये गलत फहमी है कि उनको राजनीति के बारे में समझ नहीं है। जब मैं उनके साथ बैठता हूँ, जैसे कि हम सेंट्रल हॉल में अक्सर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। उन्होंने राजनीति तो मुझसे भी ज़्यादा नज़दीक से देखा है, तो उनका अनुभव राजनीति का बहुत है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपको लगता है कि वो राजनीति की गुगली, राजनीति के बाउंसर, इन तमाम चीज़ों को डक करने के बजाय कई बार बिना हेलमेट, बिना ग्लव्स और बिना पैड के उनको फेस करने के लिए पहुंच जाते हैं, इसलिए वो भी घायल होते हैं और पार्टी को भी चोट लगती है? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि राहुल जी सरल स्वभाव के हैं और युवा भी हैं, तो कई बार जोश में आके वो कुछ ऐसे वैसे कदम उठा लेते होंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनका जो अनुभव है और उनकी जो सोच है, खास करके युवाओं के प्रति, और ये सोच की नई पीढ़ी सामने आए, नए नेतृत्व देश में हो, वो सभी युवा सांसदों को बहुत मोटिवेट करते हैं। मुझे ये बताइए कि प्रदेश कांग्रेस में और प्रदेश की राजनीति में भी कमलनाथ जी तो आपसे अभिन्न रूप से जुड़े हैं ही और निश्चित तौर पर आपके फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर उस भूमिका में हैं। अगर इस मंच को आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सभी को। और किन पॉलिटिशियन को आप पसंद करते हैं, जिनकी राजनीतिक शैली पसंद है, और अगर आप इसका दायरा बड़ा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अगर हम स्टेट की बात करें तो मेरा जो इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा हुआ है वो हैं दिग्विजय सिंह जी। बचपन से वो हमारे घर आते थे खाने पे, हम उनके घर जाते थे खाने पे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो कई बार हम सीएम हाउस गए थे, तो बचपन से मैं उनको जानता भी हूँ और वो मेरे साथ रूरल डेवलपमेंट के कमेटी में भी मेंबर हैं राज्यसभा से। तो मैं कहूँगा दिग्विजय सिंह जी। वाह, दिग्विजय सिंह जी के निश्चित तौर पर आपने काफ़ी आराम से कुछ मंत्र वंत्र भी देते हैं, वो बड़े बड़े इसके लिए प्रसिद्ध हैं। और जी मंत्र वंत्र तो नहीं देते, लेकिन पूजा पाठ बहुत करते हैं। पूजा पाठ की बात हुई तो पूजा पाठ आप भी करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। इष्ट सेमरिया के हनुमान जी हैं या और भी कुछ देव या देवियां? जी, वैसे तो मैं शिव भक्त हूँ। शिव भक्त, आपने कहा आप शिव भक्त हैं। शिव जी का व्यक्तित्व बड़ा ही दिलचस्प है, सरल भी हैं, आप भी सरल हैं। तो निश्चित तौर पर शिव भक्त हैं, सरलता होगी, लेकिन क्रोध आ जाए तो फिर तांडव भी करते हैं शिव। और जब कोई विष पीने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अमृत जब आप उत्पन्न करते हैं तो विष भी जन्म लेता है, लेकिन अमृत के लिए तो कूद पड़ते हैं सब, विष कोई नहीं पीता। शिव जी सामने आते हैं, विष पी लेते हैं। राजनीति के इस अमृत और विष को आप किस तरह देखते हैं? राजनीति
में कभी कभी अमृत पीने का भी अवसर आता है और कभी विष पीने का भी अवसर आता है। वाह, वाह, ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से ये वन लाइनर इट इज इनफ सर। आपकी जो बेटर हाफ हैं, जीवन संगिनी है, आप एक बड़े दायित्व को संभाल रहे हैं। आज हमने एक महिला सम्मेलन में आप दोनों की, आपके ट्विटर हैंडल पे आपकी तस्वीर भी देखी, वहाँ तो आप दोनों बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इसका नुस्खा भी बता दीजिए कि या आप बहुत अच्छे हैं या वो बहुत अच्छी हैं। जी। ये लाइव चल रहा है ना? वो बहुत अच्छी है। ये भी वन लाइनर है एंड इट्स अ गिफ्ट ऑफ, मुझे लगता है महिला दिवस का एक बिलेटेड है लेकिन बड़ा शानदार गिफ्ट है। वो बहुत अच्छी है, कमाल है सर जी। जब मैंने फैसला लिया कि मैं राजनीति में आऊंगा, वो काफी नाखुश थी। लेकिन जब 2019 के चुनाव प्रचार में मैं यहाँ छिंदवाड़ा 2 महीने कंटिन्यूस रुका था, वो मेरे साथ आई थी और उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रचार में मेरा बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया। और जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि घर में खाना खाते समय छिंदवाड़ा की चर्चा होती है, अब छिंदवाड़ा की चर्चा मैं अपने पत्नी से करता हूँ। कि कमाल है, कमाल है। यानी आपने अपने रंग में रंग लिया है उनको और उनकी ग्रेटनेस को सैल्यूट है। आप अपने को रिलैक्स करने के लिए, हमने सुना है कि बॉलीवुड में आपके कुछ अच्छे मित्र हैं, जाहिर तौर पर ये बॉन्डिंग मुंबई आते जाते या मिलने जुलने के दौरान बनी हुई, फिल्म्स देखते हैं, पढ़ते हैं, या अब इन सब के लिए कोई जगह नहीं रह गई, ये फिर भी कैसे रिलैक्स करते हैं अपने? ज़्यादातर तो मैं न्यूज़ देखकर रिलैक्स करता हूँ। जब मैं थका थकाया ऑफिस से घर जाता हूँ तो शाम के 7-8 बज जाते हैं, तो मैं अपना रात का खाना जल्दी खा लेता हूँ, 8 बजे खा के। आजकल नेटफ्लिक्स और प्राइम का ज़माना चला हुआ है, तो कभी कभार शो देख लेता हूँ। टीवी देखकर ही रिलैक्स करता हूँ मैं। बिल्कुल, आपने एक युवा, आपके भीतर एक युवा जो है उसने एक बिल्कुल माकूल जवाब दिया है। ये मेरा आखिरी सवाल है, थोड़ा दार्शनिक सवाल है, क्योंकि इस सवाल से मैं भी बहुत रूबरू होता हूँ। जिस जिम्मेदारी को मैं निभाता हूँ उस जिम्मेदारी को प्रभावित करने के लिए भी कई बार कोशिशें होती हैं, ऑफिस में भी होती हैं, ऑफिस के बाहर भी होती हैं। और इसके बीच में एक मंत्र मुझसे बार बार कहा जाता है कि शरद जी, कान के कच्चे मत होना। उम्र बढ़ती गई तो मैं इस बात को और समझता गया कि कान का कच्चा होना क्या है, और ये कौन लोग हैं जो कान को कच्चा बना देते हैं, और इनका बड़ी ताकत है इन कान का कच्चा बना देने वालों की। ये चाहते हैं कि उनकी जैसी दृष्टि है, आप वैसी ही सृष्टि देखिए। आपके पास भी आते होंगे कि नकुल जी ऐसा चल रहा है छिंदवाड़ा में, इसको आने मत देना पास में, इसको बिल्कुल दूर रखना, इसको साथ में रखना। आपके लिए ये सरल इसलिए है क्योंकि आप सरल हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छे उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूं जी। सही बात कही आपने। बहुत से लोग आते हैं और आपके कान भरते हैं। सरल स्वभाव तो एक जगह है,
लेकिन सुनने की शक्ति और समझने की शक्ति बहुत जरूरी है। मुझ में एक और क्वालिटी है, मैं सबकी सुनता हूं और पूरी बात सुनता हूं। और आप देख रहे हैं, मैं हर चीज को नोट करता हूं। और शाम को जब मैं आता हूं, टीवी भले ही ऑन हो, लेकिन मैं अपने पॉइंट्स को जो मैंने लिखे हैं उसे अच्छी तरह समझता हूं। तो मेरा मानना यह है, एक गुण जो आज के नेताओं में कम दिखने को मिलता है, वो है सुनने की शक्ति। मेरा कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, मैं उसकी पूरी बात सुनता हूं और पूरे ध्यान से सोचता हूं। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और इसमें अगर कोई कार्यकर्ता आलोचना करता है आपके व्यक्तित्व की भी, कांग्रेस की कार्यशैली की भी, कमलनाथ जी की भी, उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं आप? मेरा मानना यह है कि आलोचना राजनीति का एक हिस्सा है। जब तक आप आलोचना नहीं करते, जब तक विपक्ष आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाता, तब तक राजनीति कंप्लीट नहीं है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत जवाब है सर। एक डायरी है जिससे आपकी शर्ट, जिसके वजन को लेकर कह रही है कि कुछ ज्यादा वजन है, लेकिन उसमें आप कई कार्यकर्ताओं का चिंतन समेट कर चल रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप आलोचना से परेशान नहीं होते। और आपने मेरे कई सवालों के जवाब में, कम से कम 4 सवालों के जवाब में, तो मुझे, मेरी मेमोरी ठीक है तो मुझे याद आता है, आपने बेहिचक स्वीकार किया आप ठीक कह रहे हैं। ये कम भाव है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह आगे बढ़ें। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपकी राजनीतिक यात्रा को, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं एक चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस के। और आपने कई सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए हैं, जो बताता है कि आप अपने चिंतन और अपनी दृष्टि को लेकर बहुत डायलेमा में नहीं रहते हैं। सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इतना वक्त निकाला। बहुत बहुत हमें धन्यवाद। बहुत मजा आया।